Harshal. Hello, sir. Thank Very you good so afternoon. much. Very good afternoon, Good sir. afternoon and warm welcome. आज का दिन बहुत स्पेशल है। हर्षल, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ। मोस्टली नहीं तो हम लोग ऑफ कैमरा ही बातचीत करते हैं हमेशा, बट आज का दिन भी स्पेशल है बिकॉज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बट मैं तुम्हारा पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूँ लोगों के साथ में, एंड देन फिर आज का जो हमारा एजेंडा है उसके बारे में मैं तुमको ब्रीफ करता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, मेरे साथ में आज जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उनका नाम हर्षल कोठारी है और बहुत ही प्रचलित नाम है पूना के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेनर हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की, और साथ में ये इंटरनेशनल सर्टिफाइड फाइनेंशियल कोच भी हैं। और आज इनसे इंटरव्यू लेने के पीछे रीजन ये है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है, अनोखा किया है जो बहुत कम लोग करते हैं। बीइंग ए ट्रेनर, ये एमडीआरटी सीओटी क्रिएट करती हैं, बट इन्होंने ये साल खुद भी सीओटी किया है। सो ये बात बड़ी मुझे मजेदार लगी बिकॉज ऐसा नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। सो मैं सोचा कि एमडीआरटी फैक्ट्री जो हम लोग रन करते हैं, मैं हर्षल, हम लोग रन करते हैं, और हर्षल को फाउंडर भी है फॉर लर्निंग सॉल्यूशंस एंड फाइनेंशियल निर्वाणा की। सो मैं सोचा कि क्यों ना हम उसके सीक्रेट्स पता करें, हम राज पता करें और ये राज लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि सीओटी एमडीआरटी कैसे बना जा सकता है। राइट हर्षल? Yeah, sir. I'm in. चलो, so once again congratulations, terrific achievement हर्षल। थैंक यू. इट्स अमेजिंग. ट्रेनिंग देना है अपने आप में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है ही, बट खुद करना वो कहीं ना कहीं एक अपने आप को शाबाशी देने वाला फीलिंग देता है कि हम सिर्फ सिखाते नहीं है, तो जो सिखाते हैं वो हम खुद करते हैं। तो एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है बिकमिंग कोट ऑफ द टेबल सीओटी। राइट। और हर्षल, तुमने सीओटी करने से काफी मुझे भी इस बात को बल मिला है कि इंसान अगर चाहे, मतलब काफी बार ऐसा होता है ना, ट्रेनर्स को ऐसा देखा जाता है कि मतलब दे आर मोर लाइक ए गाइड, टीचर, कोच की तरह, दे मोस्टली नॉट डू। बट तुमने कहीं ना कहीं वो मिथ था, उस मिथ को ब्रेक किया है और तुमने ये बताया लोगों को कि जो भी प्रोसेस तुम फॉलो करते हो या हम उनको जो बताते हैं, अगर उसको फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली उस रास्ते पे चलने के बाद हर वो फाइनेंशियल एडवाइजर जो एमडीआरटी सीओटी बनना चाहता है वो बन सकता है। गारंटेड. गारंटी मतलब वारंटी, गारंटी वर्ड्स भी कम गिरेगा इस कहावत के आगे. सो हर्षल, कुछ सवाल हैं। तो पहला सवाल मेरा तुमसे ये है जी कि देखो, कॉर्पोरेट में बहुत साल तुमने काम किया है, अभी ऑलमोस्ट 3 ईयर से हम मिलकर ये कंपनी रन कर रहे हैं विच इज फॉर लर्निंग सॉल्यूशंस, जिसमें एमडीआरटी फैक्ट्री एक हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है। जी. कई हजार लोगों को तुमने ट्रेन किया है। बट सीओटी बनने के बाद मेरा सवाल पहला ये है, क्या एक चीज है जो एज ए ट्रेनर, एज ए कोच हर्षल अपने अंदर देखती है? सीओटी बनने से पहले तुम जो इंसान थी और सीओटी बनने के बाद जो अब तुम इंसान हो, उसमें क्या एक चेंज दिखता है तुमको? सो बहुत सारे चेंजेस है, ऐसा नहीं कि एक है, देयर आर लॉट ऑफ, बट कुछ मैं जो महत्वपूर्ण चेंजेस की यहाँ पे बात करूंगी तो पहला, बीइंग अ ट्रेनर में बहुत सारी चीजें बताती थी, सिखाती थी. और ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडवाइजर के साथ रहकर, उनकी दुनिया को देखकर, क्लाइंट्स को समझकर मैं सिखाने की कोशिश करती थी. बट जब खुद करने की बारी आती है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस से आप पर्सनल लेवल पे गुजरते हो, जब आप लोगों का बिहेवियर देखते हो मनी मैनेजमेंट के प्रति. तो बीइंग एडवाइजर, मैंने खुद महसूस किया कि लोगों के बिहेवियरल मैनेजमेंट पे बहुत काम करना पड़ेगा एक एडवाइजर को. मतलब एडवाइजर सिर्फ एक प्रोडक्ट देने वाला इंसान नहीं है, या सिर्फ एक प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया लाइफ इंश्योरेंस का या हेल्थ इंश्योरेंस का या म्यूचुअल फंड का. तो हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाले इंसान नहीं है, हमें उनके बिहेवियर पे हमेशा काम करना है. और बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज्यादा है सोसाइटी में, कोई भी मनी मैनेजमेंट पे काम नहीं करना चाहता. तो जब मैंने ये एक्सपीरियंस लिया, मेरे ट्रेनिंग में बहुत चेंज नजर आया. मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ज्यादा बिहेवियरल मैनेजमेंट पे ज्यादा बात करने लग गई हूँ बीइंग अ ट्रेनर, क्योंकि मुझे लगता है एडवाइजर सही अर्थों में एडवाइजर तब होता है जब वो लोगों के बिहेवियर पे काम करता है. तो ये एक चेंज आया है, ट्रेनिंग में भी आया है, और ओवरऑल लोगों के साथ बातचीत करने में भी मुझे लगता है मुझ में ये बदलाव आया. दूसरा, मुझे एक और जो महसूस हुई कि ये एक मिथ था मेरे ब्रेन में. मुझे लगता था कि एमडीआरटी करना
यानी बहुत हार्डकोर मेहनत करके ही 1 साल में सीओटी किया जाता है, एमडीआरटी किया जाता है। सो हार्ड मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं करना पड़ेगा, बट ये प्रोफेशनल तरीके से भी आप कर सकते हो, और मैंने ये जेन्युइनली एक्सपीरियंस किया, लोग ढूंढ रहे हैं। तो इट इट इज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स किए और भर भर के लोगों ने उसको सराहा, लोग ऑफिस चल कर आए। और आपको यकीन नहीं होगा मुझे, मतलब बताते हुए सभी लोगों को, कि ऑफिस में बैठ के बहुत सारे लोगों ने अपने मनी इश्यूज ऑफिस में आके मुझे बताए, और मैंने अपना डबल एमडीआरटी जस्ट 8 डेज में अचीव किया। 8 डेज में डबल एमडीआरटी, वो भी रिटेल में। यानी करीब करीब कुछ 48 केसेस हम लोगों ने लॉग इन किए थे। 48 के 48 केसेस क्लाइंट का पूरा फाइनेंशियल फिटनेस फॉर्म भर के किया है, सब पूरा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करके किया है। और बहुत सारे केसेस में क्लाइंट ऑफिस चलकर आए, जैसे डॉक्टर के पास चलकर जाते, एडवोकेट के पास चलकर जाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चलकर जाते, वैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास भी लोग चलकर जाते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस जब खुद किया तो मुझे ये विश्वास हो गया है कि अगर कोई इस जर्नी पे नॉलेज और स्किल के साथ निकल पड़े तो उनकी भी प्रैक्टिस उसी तरीके से चलेगी, और फिर शायद सीओटी टीओटी ये बहुत नॉर्मल सी बात हो जाएगी। सो ये एक एक्सपीरियंस मेरा रहा है, ऐसे कई है। अमेजिंग अमेजिंग शेयरिंग हर्षल। आई थिंक बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनको एक एक नया इंसाइट मिलेगा इस काम को लेके। और मैं गवाह हूँ इस बात का जो तुम बोल रही हो। मैं गवाह हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं और सारे डेटा को लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेके आते हैं, वेट करते हैं, सारे इश्यूज शेयर करते हैं, इसके बाद फॉलोअप्स के लिए टाइम मांगते हैं तुमसे। सो ये एक जर्नी है। इस जर्नी में अगर लोग तुम जैसा या और जो प्रोफेशनल जैसा बनना चाहते हैं तो वो अचीव किया जा सकता है। 100%, 100%। अब एक और सवाल है असल मेरा, और मतलब मेरे मन में हमेशा होता है ये सवाल, मैं पूछता हूँ लोगों को। एक फाइनेंशियल एडवाइजर को, क्योंकि देखा है मैंने काफी लोगों का एस्पिरेशन होता है एमडीआरटी सीओटी टीओटी बनने का, तो क्यों उनको करना चाहिए? ये जो एक प्लेटफॉर्म है रिकॉग्निशन का, ये उनको क्यों हासिल करना चाहिए? मैं इसको एक एग्जाम्पल के तरह लूंगी। जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, मतलब पानी का बॉटल आने दो या खाने का प्रोडक्ट आने दो, तो वो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ये कोशिश करता है कि उसके प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन मिल जाए, आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल जाए, अच्छे जो भी सर्टिफिकेशन है, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन ये गवाही देता है कि मैंने पूरी प्रोसेस फॉलो करके क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए ये प्रोडक्ट को मार्केट में लाया है। तो वो सर्टिफिकेशन मैटर करता है। वैसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जब वो प्रोसेस के थ्रू एमडीआरटी करता है, प्रोसेस के थ्रू वो सीओटी करता है, तो वो एक सर्टिफिकेशन है जो वो अपने आप पे लगा रहा है। जैसे मैं अगर आज सीओटी हुई हूँ तो मैं बोलूंगी विथ प्रोसेस, ऐसा नहीं कि टारगेट दिमाग में था कि चलो अभी मार्केट में कूद जाना है और टारगेट अचीव करना है, नॉट नॉट दैट वे। आई फॉलोड ऑल प्रोसेस जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर को फॉलो करना चाहिए। और उस प्रोसेस से जब आप एमडीआरटी करते हो, सीओटी करते हो, तो आप उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखते हो। आप उस प्रोसेस में गलतियां करते हो, आप उस प्रोसेस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड कि लोगों के नीड क्या है, उनके इश्यूज क्या है, तो यू लर्न लॉट ऑफ थिंग। और उस प्रोसेस में जब आप गुजरते हो और फिर आप ये अचीवमेंट करते हो, तो ये एक सर्टिफिकेशन है। और ये सर्टिफिकेशन क्वालिटी का है, ये इथिक्स का है, ये वैल्यूज का है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन का है। तो मुझे लगता है हर फाइनेंशियल एडवाइजर को इस प्रोसेस से गुजरना चाहिए, और उसने एमडीआरटी अगर नहीं किया है ना, तो मैं बोलूंगी वो खुद एक प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है। सो ये अपने आप को एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट के शेप अप में रखने का प्रोसेस है। तो मुझे लगता है जो एमडीआरटी नहीं है, या जिन्होंने इस प्रोसेस के थ्रू एमडीआरटी नहीं किया, उन्होंने तो एक्चुअली फाइनेंशियल एडवाइजरी की शुरुआत ही नहीं की। सो इट्स अ मस्ट डू एक्टिविटी, ओके। और ये मिनिमम एक्टिविटी है, मतलब ये बेसिक है। सो तुम्हारी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ लोग है करते हैं एमडीआरटी वंस वंस इन ए वाइल, बट समाउ शायद वो जो एक्चुअल तरीका है प्रोफेशनल तरीके से करने का शायद अभी तक उनको पता नहीं है। और वो प्रोसेस अगर उन्होंने सीख लिया है तो डेफिनेटली एक्सीलेंस को वो अचीव कर सकते हैं। 100%।
अब एक और सवाल है हर्षल, देखो कोई भी जर्नी में जब अपन चलते हैं तो कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, कुछ भी इजी नहीं होता है। भले ही तुम ट्रेनर हो, तुमने हजारों लोगों को ट्रेन किया है, काफी एमडीआरटी बनाए, पर मुझे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस जर्नी में भी कुछ कठिनाइयां जरूर आई होंगी, कुछ 100%। रुकावटें जरूर आई होंगी। सो मैं जानना चाहता हूँ ऐसी एक या दो कठिनाइयां, ऐसी रुकावटें जो तुम्हारी जर्नी में आई पर तुमने उनको ओवरकम किया, तो क्या वो शेयर करना चाहोगी तुम इस फोरम में? यस। सो 3 मेजर कठिनाइयां हैं जो मुझे महसूस हुई। पहला है, ये सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड, टेक्नोलॉजी काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है। अलग अलग कंपनियों के साथ डील करना पड़ता है, क्योंकि आप जब किसी का केस को हाथ में लेते हो एज अ मनी मैनेजमेंट में, आप चाहते हो उसके फैमिली का पूरा प्रोटेक्शन करेक्ट हो जाए, सेविंग करेक्ट हो जाए, तो आपको अलग अलग कंपनियों के साथ डील करना पड़ता है। और सारी कंपनियों की टेक्नोलॉजी सपोर्ट, उनके एम्प्लॉय का नॉलेज, वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक एज एडवाइजर सही तरीके से पहुंचती नहीं है। तो बहुत पढ़ना पड़ता है। यू नीड टू गो डीप, थोड़ा समझना पड़ता है आप जो भी कर रहे हो उसको। आप किसी किसी ने कह दिया है इसीलिए आपने अगर क्लाइंट को प्रोडक्ट दे दिया, तो फिर मुझे नहीं लगता हमने डॉक्टर की तरह काम किया। तो मैं हमेशा कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करने के पहले वो प्रोडक्ट को खुद पढ़ती हूँ, फिर मैं वो प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ। दैट वे मैंने अपनी प्रोसेस को फाइन ट्यून किया, जिससे मैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करेक्ट कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट को दे सकूं। तो ये पहला जो कठिनाई था जिससे मैंने ओवरकम किया, मैं खुद पढ़ लेती हूँ हर एक चीज को। दूसरा है कि क्लाइंट आपको प्रोफेशनल की तरह नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि इस सेक्टर में अगेन एडवाइजर भी अनऑर्गेनाइज्ड है। सो लोगों का देखने का नजरिया एक एडवाइजर का एक अनप्रोफेशनल के तरीके से होता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है वैसा। क्योंकि ढेर सारे कोड लिए हुए लोग मार्केट में घूमते हैं, वो टारगेट अचीव करने के लिए दे देते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आ रहा है क्लाइंट की तरफ से। और वो क्लाइंट को फिर ये बताना कि आप अलग हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रोसेस में बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को एजुकेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है अपने क्लाइंट्स का, मैं उनको कंटिन्यू एजुकेट करती रहती हूँ। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिससे मैं लोगों को एजुकेट करती रहती हूँ। मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, उससे मैं लोगों को एजुकेट करती रहती हूँ। मैं डीजी लेटर हर महीना में एक लेटर लिखती हूँ, जिससे जिनको पढ़ना अच्छा लगता है उनसे वो उन तक वो लेटर पहुंचे और उस नॉलेज से वो एजुकेशन ले। तो मुझे इसमें लगा कि एडवाइजर को सिर्फ बेचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना जो भी क्लाइंटल बेस है, वो 100 का होगा, 200 का होगा या 300 का होगा, उनको कंटिन्यू एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको तभी नॉलेज आएगा। तो ये दूसरा जो मुझे लगता है मैंने ओवरकम किया व्हाइल एजुकेटिंग माय ओन पीपल। थर्ड, मुझे ऐसे लगता है टाइम मैनेजमेंट। इस पूरे जर्नी में होता क्या है, हम बहुत सारा मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारा। सो एग्जांपल फॉर्म लॉगिन भी करना है, अंडर राइटिंग भी देखना है, मेडिकल को भी अलाइंड करना है, उसके बाद में करेक्ट तरीके से सारी प्रोसेस हो रही है कि नहीं वो भी चेक करना है, क्लाइंट फेसिंग भी करना है, और मैं तो ट्रेनर हूँ तो मेरा ट्रेनिंग का भी अपना एक काम है, तो वो भी करना है। तो ये मल्टीटास्किंग में मुझे लगा कि ये चैलेंज सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे एडवाइजर्स का है। तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो मैंने स्टाफ रखा है, ऑलमोस्ट 20-22 लोगों का स्टाफ है आज मेरे ऑफिस में। तो और वो सारे हाई कोर्ट प्रोफेशनल लोग हैं, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया है। तो लॉगिन के लिए कोई अलग ग्रुप है जो काम करता है, इशुएंस अलग एक ग्रुप है जो काम करता है, क्लाइंट हैंडलिंग में मेरा ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि मेरा काम होता है उनको सही तरीके से डायग्नोस में कर पाओ और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन में करेक्ट कर पाओ। तो मुझे लगता है ये जो मैं कर रही हूँ ये हर एडवाइजर कर सकता है। ज्यादातर एडवाइजर वन मैन आर्मी की तरह काम करता है, बट वो सही तरीका नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको एक छोटा यूनिट करके आप कैसे काम करो। और एमडीआईडी फैक्टर में हम ये सिखाते हैं, तो मैंने जो सिखाया वही मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने अपना सीओटी बहुत कम समय देके बहुत सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके मैं अचीव कर पाई। तो ये 3 इश्यूज है और ये ओवरकम किए जा सकते हैं। कनेक्ट कर पा रहा हूँ लोगों के साथ में। और तुमने जो बात बोली है कहीं ना कहीं
जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको ये मैसेज जा रहा है क्लियरली कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी रास्ते में मुश्किलें आती हैं उनको कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है, जब ठान लिया है तो करना ही है, बस किया जा रास्ते सकता है। में कुछ। ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डेलीगेशन करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल और है अर्शल, बिकॉज तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, मैं इसको शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ इंटरव्यू को। अ, 2 या 3 की इनपुट जो भी तुम देना चाहती हो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, जो जिनका एस्पिरेशन है एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने का। कुछ लोग ऐसे एक आध बार करके हो नहीं रहा है उनसे, कुछ है अभी तक किया ही नहीं है, कुछ एमडीआरटी कर रहे हैं सीओटी नहीं बन पा रहा। तो कोई की मैसेज है, कोई की इनपुट है जो तुम देना चाहती हो लोगों को? मैं एक ही कहूंगी, अपने आप में इन्वेस्ट करो, हम्म, थोड़ा सोचो। मैं आज भी करती हूँ। ओके, सो आई फील हर एडवाइजर को रात में सोने के पहले आधा घंटा खुद के साथ बिताना चाहिए कि मैं क्या नया सीख रहा हूँ, मैं क्या नया पढ़ रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट को हैंडलिंग में, उनके बिहेवियरल मैनेजमेंट में क्या यूनिकनेस लेके आ रहा हूँ। मैं अगर कोई मीटिंग में जा रहा हूँ तो वहां पे मैंने क्या नया सीखा। ऐसा तो नहीं है मैंने सिर्फ मोटिवेशन का कोई ट्रेनिंग कर लिया, वहां पे बस हर हर महादेव के नारे लग गए और मैंने जस्ट एक दो प्रोडक्ट सीख लिए और बस उस बेस पे मैं एज एडवाइजर अपनी दुनिया को बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। तो रोज रात में अपने आप को सवाल पूछो, आज नया क्या सीखा। और हम्म, सीखना बहुत जरूरी है इस पूरे प्रोसेस में, और रोज सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपने आप में इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्टमेंट दो जगह पे करो। एक नॉलेज में करो, अपने स्किल पे करो, तो नॉलेज एंड स्किल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और तीसरा मैं बोलूंगी टेक्नोलॉजी में करो। आज इस मीटिंग में टेक्नोलॉजी का तो यूज हो रहा है। मेरे ऑफिस में मैं बैठ के अगर हरिद्वार से किसी क्लाइंट को या गोवा से किसी क्लाइंट को हैंडल कर रही हूँ तो मैं उसमें टेक्नोलॉजी को ही यूज कर रही हूँ। तो ओवर द पीरियड, और मुझे भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती थी, मैं भी एक सिंपल मराठी मीडियम से पढ़कर बाद में मैंने बहुत सर्टिफिकेशन की, वो अलग कहानी है। बट मैं भी टेक्नोलॉजी में उतनी ही आम हूँ जितना एक एडवाइजर आम है। बट ये हम्म, सीखा जा सकता है, अगर सीखने की चाह है तो रास्ता मिलेगा। तो मैं एडवाइजर को एक ही बात बोलूंगी, अगर आप एजुकेट करना चाहते हो लोगों को तो पहले आप अपने आप को एजुकेट करो। अगर आप लोगों का बिहेवियरल चेंज करना चाहते हो तो आप अपने आप बिहेवियरल चेंज करो। अगर आप चाहते हो कि लोग टेक्नोलॉजी के सहारे आपको मिले तो आपको टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। और सिखाने वाले लोग हैं, इथिकल ऐसे लोग हैं, बॉबी सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। और देयर लॉट ऑफ पीपल जो अच्छा सिखाते हैं, उनके पास बैठो सीखो। तो हर एडवाइजर इस प्रोफेशनल जर्नी में आगे बढ़ेगा, और तब कहा जाके हम देश में अच्छा प्रोटेक्शन को पेनिट्रेट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट को पेनिट्रेट कर पाएंगे, साइबर क्राइम से लोगों को बचा पाएंगे, मनी मैनेजमेंट करेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है हर प्रोफेशनल एडवाइजर को इस जर्नी पे निकल जाना चाहिए, खुद में इन्वेस्ट करने के। वेल सेड अर्शल, वेल सेड। आई थिंक ये बहुत अच्छा गुरु मंत्र दिया है तुमने। और वो एक कहावत भी है ना, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रिटर्न देता है। यस, अब मुझे दिया है। हाँ, राइट राइट राइट। सो बहुत अच्छा लगा अर्शल तुमसे बात करके। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। और तुम ऐसे ही सफलता के नए आयाम को छुओ, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। फिर जल्दी मुलाकात करेंगे एक और मीटिंग में। तब तक थैंक के यू लिए सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू सो मच सर, एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द लिसनर्स। बहुत इजी है एमडीआरटी करना, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आप सही तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट करने चालू कर दो। अगर आपको नहीं आता है, टॉक विद अस, वी कैन हेल्प यू आउट। जो मैंने किया वो मैं सिखा सकती हूँ, मैं इतना सिंपल बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।